इसके बाद इस चैप्टर का मैंने कहा कि अगला पार्ट अपन लेते हैं और वो है गुणों में आवर्तीता। अब तक आवर्त सारणी अपन ने देखी, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है गुणों में आवर्तीता। इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं आवर्तीता? तो लिख लीजिए, जब तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है। इसी को गुणों की आवर्तीता कहा जाता है। ठीक है, आवर्तीता का मतलब है रिपीट होना। जब मैं तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में जब अरेंज करूंगा तो मैं क्या देखता हूं कि एक निश्चित अंतराल के बाद में समान गुण वापस आ जाएगा। ठीक है, फिर रखते 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 समान गुण वापस आ जाएगा। इसको कहते हैं आवर्तीता। क्लियर? अब बात आती है, क्वेश्चन भी बनता है कि इस आवर्तीता का कारण क्या है? आवर्तीता का कारण क्या है? एक निश्चित अंतराल के बाद में समान गुण क्यों आ जाते हैं? तो आप कहना समान बाह्य विन्यास के कारण से ऐसा होता है। सेम और सिमिलर आउटर कॉन्फ़िगरेशन, समान बाह्य विन्यास के कारण से ऐसा होता है बेटा जी। कैसे? जैसे आप हाइड्रोजन का विन्यास देखो 1s1, उसके बाद में हीलियम आ गया 1s2, लेकिन नीचे आओ लिथियम आ गया हाइड्रोजन के जस्ट नीचे, तो लिथियम का विन्यास क्या है? 2s1 लास्ट में। ठीक है ना? सोडियम का क्या है? 3s1, 4s1, 5s1। तो समान बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण से यहां पे क्या हो रहा है? गुणों की आवर्तीता दिख रही है। क्लियर है? थोड़ा आगे बढ़ता हूं। अब इसमें जो गुण है ये बेटा जी निम्न गुण है जिनका अध्ययन अपने को करना है। एक एक करके बहुत सारे गुण अपने को पढ़ने हैं। इसमें से कई गुण हैं उनको तो डिटेल में देखेंगे, और एक आधा ऐसा भी है जिनका केवल मीनिंग आना चाहिए। जैसे पहला गुण ऐसा ही है, केवल इसका अर्थ समझाना है मेरे को और कुछ भी नहीं। पहला नाम आता है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, इसको कहते हैं सील्डिंग इफेक्ट, या फिर बेटा जी इसको कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों नाम है साहब। परिरक्षण प्रभाव शब्द तो सुना ही होगा पहले भी। सील्डिंग, कवर करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, आप इस चीज को थोड़ा एकदम ही सामान्य तरीके से समझिए, टेक्निकली मत समझिए, फिर आ जाएगा। मान लो बेटा जी ये परमाणु है और नाभिक है, और उसका ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, ये तीसरा कोष है, और ये बाह्यतम कोष है चौथा। ठीक है साहब, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे बाह्यतम कोष में है, कुछ अंदर के कोषों में भी इलेक्ट्रॉन है। यहां ज्यादातर मेरा कंसंट्रेशन इस सबसे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर होगा। बेटा जी इस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिक तो अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, ऐसे समझिए। नाभिक अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये जो आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉन हैं ये इस बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और एक तरह से प्रतिकर्षित करके उस नाभिकीय आकर्षण से इस इलेक्ट्रॉन की रक्षा कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको। और इसी को क्या कहा जाता है? परिरक्षण। बस मीनिंग समझाना है मेरे को और ज्यादा नहीं यहां पे। तो परिरक्षण का मतलब एक बार दोबारा समझिए, सिस्टेमेटिक लिख भी लीजिए। किसी परमाणु के आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करके उसकी नाभिकीय आकर्षण से रक्षा करते हैं। इसी को परिरक्षण या परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। बस ठीक है,
बात खत्म, बस मीनिंग आना चाहिए। अरे सिंपली समझ लो यार, अंदर के इलेक्ट्रॉनों का बाहर के इलेक्ट्रॉन पर धक्का, रिपल्सन, प्रतिकर्षण, दैट्स ऑल। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में, आ जाओ साहब। अगला जो शब्द लिख रहा हूं, नेक्स्ट जो गुण लिख रहा हूं, काम का है भैया, क्या है वो देखिए। दूसरा गुण है जिसको बहुत डिटेल में भी देखना है अपने को, वो है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसका संकेत मैं आगे से ये लूंगा भाई, जेड, और जेड के नीचे लिखा है EFF, यानी जेड इफेक्टिव। ठीक है, जेड इफेक्टिव बोलूंगा आगे से। प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं इसको। ठीक है, पहले मैंने कहा कि कोई नहीं पूछता, लेकिन मीनिंग समझ में आ जाता है बच्चे के, वो क्वेश्चन कर लेता है। अपन रट लेते हैं, मीनिंग ही नहीं आई शब्दों का तो क्या मतलब। तो बेटा जी पहले मीनिंग समझे। आपने क्या देखा अभी अभी कि इस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिक तो अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, ठीक है, और अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ प्रतिकर्षित कर रहे हैं। फिर भी इस नाभिक का आकर्षण ही प्रभावी है, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, नहीं तो निकल जाता। समझ रहे हो ना? ठीक है, इसका मतलब है कि बाह्य इलेक्ट्रॉन पर या बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का परिणामी, परिणामी का मतलब समझते हो क्या, कि भाई मूल आकर्षण में से इन इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण को घटा दो तो क्या बचेगा? बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का परिणामी जो आकर्षण है वही क्या कहलाएगा? जेड इफेक्टिव कहलाता है। बस कुल मिला के नेट अट्रैक्शन फोर्स, परिणामी आकर्षण किसका? नाभिक का। कहां पे? बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, अब साहब इसे ज्ञात कैसे करें? इसे ज्ञात कैसे करें? देखिए, जेड इफेक्टिव ज्ञात करने का एक सिंबॉलिक तरीका ज्ञात किया गया। ठीक है ना, एक तरीका दिया गया कि भाई नाभिक के मूल आकर्षण को आप प्रोटोनों से रिप्रेजेंट कर दो, क्योंकि आखिर आकर्षित करने वाले हैं कौन? प्रोटोन ही तो है। तो नाभिक के मूल आकर्षण को मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा? बोलो, परमाणु क्रमांक से या प्रोटोनों की संख्या से। तो नाभिक का मूल आकर्षण है, उसको मैंने जेड से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, क्लियर है? दोबारा सुन लो, नाभिक का मूल आकर्षण प्रोटोनों की वजह से है, इसलिए प्रोटोनों की संख्या को ही मैंने मूल आकर्षण मान लिया, जेड कह दिया। इसमें से अंदर के इलेक्ट्रॉन के धक्के को, प्रतिकर्षण को माइनस करना पड़ेगा, और कहते हैं कि इस प्रतिकर्षण को स्लेटर नाम के साइंटिस्ट ने एक नाम दे दिया, संकेतों में तो इसे सिग्मा कह दिया, लेकिन ये सिग्मा किसको बताता है? अंदर के इलेक्ट्रॉनों का बाहर की तरफ प्रतिकर्षण को रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे हो ना? अंदर के इलेक्ट्रॉनों का बाहर के इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण एक तरह से परिरक्षण को रिप्रेजेंट करता है रे। समझ रहे हो ना? तो मूल आकर्षण में से एक तरह से परिरक्षण को माइनस कर दो तो परिणामी आकर्षण आ गया, उसी को क्या कहते हैं? जेड इफेक्टिव। अब बताओ, मीनिंग तो आ गया ना समझ में? ये तो कैलकुलेशन एक अलग फैक्ट है, लेकिन मीनिंग आना जरूरी है। अब कैलकुलेशन की बात करें तो जेड इफेक्टिव का मतलब तो क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। जेड का मतलब क्या है जी? परमाणु क्रमांक। ध्यान रखना, परमाणु क्रमांक। और ये नाभिक के मूल आकर्षण को रिप्रेजेंट करता है। और सिग्मा का नाम सुन लेना, परिरक्षण नियतांक कह दो या परिरक्षण स्थिरांक कह दो। ठीक है, शिल्डिंग कोएफिशिएंट, शिल्डिंग कांस्टेंट कह दो चाहे कोएफिशिएंट कह दो। ठीक है, शिल्डिंग कांस्टेंट, शिल्डिंग कोएफिशिएंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कोएफिशिएंट। समझ रहे हो ना? इतने नाम दिए जाते हैं हिंदी में। ठीक है, परिरक्षण स्थिरांक। क्लियर कि भाई ये परिरक्षण को बताएगा, ये मूल आकर्षण को बताएगा।
अब बात आती है कि अगर मुझे जेड इफेक्टिव की बेटा जी कैलकुलेशन करनी हो तो क्या करूं? तुम कहोगे सर कौन सी बड़ी कैलकुलेशन है ये, इसमें जेड तो सबका पता ही होता है, हमें भी पता है, सबके परमाणु क्रमांक तो पता है क्योंकि आवर्त सारणी आती है हमें, तो वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन बेटा जी सिग्मा का मान कैसे ज्ञात करें? तो सिग्मा हमारे लिए नया था। सिग्मा का मान ज्ञात करने के लिए हमारी हेल्प की थी एक स्लेटन नाम के साइंटिस्ट ने। समझ रहे हो ना? स्लेटन नाम के साइंटिस्ट ने हमारी हेल्प की थी। किसके लिए जी? ये जेड इफेक्टिव ज्ञात करने में या सिग्मा ज्ञात करने में। तो मैं लिखूंगा सिग्मा ज्ञात करने के लिए, सिग्मा ज्ञात करने के लिए स्लेटन ने निम्न नियम दिए। ठीक है, निम्न नियम दी। अब वो नियम ये दिए साहब, सबसे पहले हमें यह तय करना पड़ेगा कि हमें किस इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्टिव या सिग्मा निकालना है, कि भाई किस पर निकालना है। आमतौर पर वो पूछता है एनएस व एनपी इलेक्ट्रॉनों पर सिग्मा ज्ञात करना हो। एग्जाम्पल लेंगे तो पता चल जाएगा, सामान्यतः होता ही यही है, सामान्यतः यही होता है। क्यों? क्योंकि बाह्य तम कोश में इलेक्ट्रॉन याद करो या तो एस में प्रवेश करता हुआ दिखता है या पी में, ठीक है ना? तो एनएस और एनपी इलेक्ट्रॉनों पर अगर आपको सिग्मा ज्ञात करना हो कि उन पर धक्का कितना लग रहा है, तो स्लेटर ने अपने हिसाब से नियम बताए। कई बार क्या करता है वो अंदर के इलेक्ट्रॉनों पर परिरक्षण पूछ लेता है, उसके लिए अलग से बात करेंगे, है ना? यही कॉमन है रे, आमतौर पर क्वेश्चन इसी पर है, ठीक है? तो इसके लिए क्या नियम है साहब? ये नियम है पहला। पहला तो ये है बेटा जी कि सोचिए एक लाइन में 10 आदमी खड़े और हर आदमी एक दूसरे को धक्का दे रहा है, तो जो सबसे लास्ट में बेचारा 10 नंबर का आदमी या 1 नंबर का मान लो, वो ऐसे खड़ा है, उसके द्वारा धक्का कितना लगेगा? तुम कहोगे सर 0 लगेगा उसका। तो क्यों रे? क्योंकि वो किस पर धक्का देगा? वो तो धक्के खाएगा। इसलिए सबसे पहले लास्ट बाह्यतम, जिसको कहते हो आउटर मोस्ट, लिख दो थोड़ी बहुत इंग्लिश, लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, या इलेक्ट्रॉन पर तो धक्का ज्ञात करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन का सिग्मा बराबर 0 मान लेना। तो तुम कहोगे क्यों? क्योंकि उस पर तो हमें धक्का ज्ञात करना है, वो तो रिपल्सन खाएगा, उस पर तो रिपल्सन लग रहा है, प्रतिकर्षण। मैंने कहा ना 10 आदमी खड़े धक्के दे रहे सब, लेकिन लास्ट का आदमी कुछ नहीं कर सकता, धक्के खाएगा केवल। समझ रहे हो ना? ठीक है साहब, लास्ट का तो हो गया। अब अंदर के इलेक्ट्रॉनों का ज्ञात करना चालू करो। तो बेटा जी आप दिए गए विन्यास में ध्यान रखना कि एनएस व एनपी इलेक्ट्रॉनों का सिग्मा बराबर 0.35 मान लेना। यानी बाह्यतम कोश के उस एक इलेक्ट्रॉन को तो हटा दो क्योंकि उसका तो 0 है, लेकिन अब जो बाह्यतम कोश में बच गए हैं एस के और पी इलेक्ट्रॉन बच गए, उनका सिग्मा कितना लोगे? 0.35 ले लेना, ठीक है? लेकिन इस नियम का एक कंडीशन अलग है, एक उपनियम है जिसका ध्यान रखना पड़ता है कि भाई बाह्यतम कोश के एस और पी इलेक्ट्रॉनों का सिग्मा 0.35 लेना है, लेकिन यदि 1s ही बाह्यतम हो, कि सबसे बाह्यतम भाग कौन सा हो गया? 1s ही सबसे बाहर का हो गया, तो फिर इसका सिग्मा, हालांकि वो 1s सबसे बाहर है तो वो ns ही हो गया, अरे जो बाहर का एस है उसको ns भी बोलूंगा, लेकिन अगर ns है वो ns के रूप में 1s हो तो इसका सिग्मा कितना लेना पड़ेगा? 0.35 की जगह कितना ले लेना बेटा? 0.30।
ये थोड़ा स्पेशली ध्यान रखना। और आपको बताई दूं रहे, ये उपनियम हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा कहीं काम नहीं आएगा, केवल यहां आएगा। ठीक है, लेंगे अभी एग्जांपल्स करेंगे। तीसरे पर आ जाओ नियम में। साहब तीसरा नियम ये है कि बाह्यतम कोष तो खत्म हो गया, फिर एक अंदर वाले कोष में आओ तो n-1 में जितने भी इलेक्ट्रॉन है सभी इलेक्ट्रॉनों का सिग्मा तुम्हें लेना है बेटा जी 0.85। अब कई भोले बच्चे होते हैं कि गुरुजी 10 इलेक्ट्रॉन 10 का मिला के 0.85 होगा क्या? अरे नहीं, प्रति इलेक्ट्रॉन सिग्मा का मान है। अभी एग्जाम्पल करेंगे और क्लियर हो जाएगा, है ना। चौथा और देख लो, सबसे बाहर के कोष की बात हो गई, एक अंदर वाले की बात हो गई। अब जो बच गए वो एक साथ ले लो, मतलब n-2 वह आंतरिक जितने भी है, आंतरिक सभी इलेक्ट्रॉनों का सिग्मा 1.0 यानी 1 ले लेना। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से जब आपको सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा ज्ञात करना हो, ns और np इलेक्ट्रॉनों पर सिग्मा ज्ञात करना हो, ये नियम काम में लेंगे। अब पहले इस पर एग्जांपल्स देख लेते हैं, या फिर मैं कह देता हूं कि ns np इलेक्ट्रॉनों पर सिग्मा ज्ञात करने के नियम आपके सामने है। बी जो कैटेगरी है वो कॉमन नहीं है, इसलिए उसको अपन बाद में, पहले इस पर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, इसके बाद में देखिए एग्जाम्पल्स में 1 बाय 1 करके अपन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टार्ट करता हूं हाइड्रोजन। बेटा जी यहां पे मैं न सिर्फ एग्जाम्पल्स ले रहा हूं, आपको यह भी बताऊंगा कि क्या अपने को सावधानियां रखनी है क्वेश्चन करते टाइम पे। कुछ स्टेप्स बताऊंगा, अगर आपने उनको छोड़ा तो गलत हो जाएगा, मत छोड़ना। सबसे पहला स्टेप होगा, चाहे कोई भी पूछे, आप उसका एटॉमिक नंबर बताइए, आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना। तो कॉन्फ़िगरेशन 1 के हिसाब से क्या आ गया जी? 1s1 हो गया बेटा जी। अब पहला स्टेप हो गया ना कॉन्फ़िगरेशन। अब आप उसमें ये सिलेक्ट कर लो, 3 पार्ट में इस कॉन्फ़िगरेशन को डिवाइड करना, 3 पार्ट में। पहले ही 3 पार्ट कौन से होंगे? n-वां, n-1वां और रिमेनिंग, मतलब nth आउटर मोस्ट सेल, एक अंदर वाला n-1 और बाकी जो भी बच गया है, तो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तुम कहोगे सर ले दे के यहां पार्ट ही एक है, इसमें अपन क्या करें? कोई बात नहीं। और 3 पार्ट में डिवाइड करते टाइम पे सबसे बाहर वाले सेल को क्या लिख लो? nth। सिलेक्ट कर लो कि ये तो nth सेल है, ये n-1 है और ये रिमेनिंग है। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, दूसरा स्टेप कंप्लीट। तीसरा स्टेप, मैंने क्या कहा था कि एक लाइन में 10 आदमी खड़े हो तो लास्ट वाला एक आदमी है उसका रिपल्सन 0 मानना पड़ेगा। तो बेटा जी ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक कम कर दो, क्योंकि उसका रिपल्सन 0 करना है, और एक को कम करके रिमेनिंग जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचे, जैसे यहां पे एक को कम करते कितने रिमेनिंग रहे? 0, वो वहां पे लिखो कि एक कम कर दिया, कितने बच गए? 0। ये मेरा तरीका है नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने का। कर लिया? अब स्टार्ट करो कैलकुलेशन करना सिग्मा। तो बेटा जी सिग्मा कैलकुलेट करते टाइम पे आपने क्या कहा है कि सबसे बाहर के सेल के इलेक्ट्रॉन का सिग्मा वैसे तो 0.35 होता है, लेकिन अगर 1s सबसे बाहर का हो तो उसका 0.35 न होके कितना होता है? 0.30। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, 0.30 होता है तो ये लो। लेकिन ये 0.30 वैल्यू रखने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तुम कहोगे सर 0 है, ये लो, कितने बच गए? 0 ही रह गया। तो यहां पे जो सिग्मा की वैल्यू हाइड्रोजन में आई है वो कितनी आई है? 0। अब जेड इफेक्टिव की बात कर लो, तो जेड इफेक्टिव इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा, जेड की वैल्यू 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। कोई पूछे एक ऐसा आइटम बताओ जिसका जेड इफेक्टिव और जेड इक्वल है, वो 1 एंड ओनली है हाइड्रोजन, इसके अलावा कोई नहीं होगा ऐसा। कुछ ना कुछ सिग्मा जरूर रहेगा और जगह। जैसे नेक्स्ट में आ जाओ जल्दी जल्दी। अगला एग्जांपल मैं ले रहा हूं हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। मेरे स्टेप्स मत छोड़ देना। स्टेप्स क्या कहते हैं? सबसे पहला स्टेप है कॉन्फ़िगरेशन, लिख दिया।
एन एन माइनस वन और रिमेनिंग 3 पार्ट में डिवाइड करना, कर दिया भाई, एन है तो एन। एक इलेक्ट्रॉन कम करके बचे हुए इलेक्ट्रॉन वहीं पे लिख दो, तो एक कम किया तो बचा कितना, 1। अब बताओ सिग्मा, तो सबसे बाहर का सिग्मा वैसे तो 0.35 होता है, लेकिन 1s सबसे बाहर का है, तो 0.35 न होके कितना होगा, 0.30। लेकिन ये वैल्यू रखने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 मत ले लेना, एक ही है, एक को कम कर दिया हमने, तो ये आ गया 0.30। अब बताइए जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या कहोगे, जेड माइनस सिग्मा, जेड की वैल्यू 2 माइनस 0.3 इक्वल टू 1.7। ये लो, बहुत इजी है। अगला देखो जी, लिथियम। लिथियम ले लो बेटा जी, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो 1s2 2s1, ये सो नो हो गया, 1s2 2s1। अब इसे 3 पार्ट में डिवाइड करो, पहले मेरे स्टेप मत छोड़ देना। कॉन्फ़िगरेशन के बाद में सबसे बाहर का सेल है तो n लिख दो। जब दूसरे को तुमने n माना तो फर्स्ट को पूरा का पूरा क्या मान लो, n-1। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो गलत हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन कम करना है तो यहां से कम करो, कम करने के बाद में बचे हुए इलेक्ट्रॉन यहीं पे लिख दो, तो 0 बचा यहां पे। अब भाई 1 में से कम किया तो 0 ही तो बचा, ठीक है। सिग्मा कैलकुलेशन स्टार्ट करो, सबसे बाहर का सिग्मा होता है 0.35। तुम कहोगे सर अब 0.30 क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि बेटा जी अब सबसे बाहर का पॉइंट 1s नहीं है बल्कि 2s है, तो ये जो सब रूल था वो नहीं लगेगा, ठीक है ना, केवल हाइड्रोजन हीलियम पे लगेगा, है ना, ओके 0.35। लेकिन इस वैल्यू को रखने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। कोई बात नहीं, लेकिन इस बार काम अभी पूरा नहीं हुआ है, केवल इतने से हिस्से का काम हुआ है। अभी n-1 में जो इलेक्ट्रॉन है उनका भी हिसाब करो। तो एक अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका सिग्मा कितना लेते हैं, 0.85, और इन इलेक्ट्रॉन्स की नंबर देखो कितनी है, 2। तो बेटा जी ये कितना आ गया रे, 1.70 आ गया, ठीक है। और 1.7 लेस करोगे तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1.7 इक्वल टू 1.3। ऐसे करना है। इसके बाद में देखो बेरिलियम, 4 एटॉमिक नंबर है, थोड़ा फुर्ती रख लो, 1s2 2s2, ठीक है जी। अब 1s2 2s2 n-1, एक इलेक्ट्रॉन कम करके यहीं पे लिखो, सिग्मा इक्वल टू 0.35 रखने वाले इलेक्ट्रॉन अब 1 है, समझ रहे हो ना, प्लस 0.85 वैल्यू रखने वाले इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये कितना आ गया भैया, ये सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, देखो देखिए 2.05 आ रही है क्या। और बेटा जी जेड इफेक्टिव के लिए इसको 4 में से माइनस कर दो 2.05, तो देखो देखिए 1.95 आ गया क्या, ठीक है ना। इस तरह से अपन ये एग्जाम्पल्स अपने को करने हैं लगातार। ध्यान रखें, ये आपको जो थ्योरी नोट्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसमें भी एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, आपको वहां से भी करने चाहिए। फिर भी कुछ और ले लेता हूं मैं, जैसे बोरोन है 5, इसमें बहुत से बच्चे गलत करते हैं 1s2 2s2 2p1, इसलिए बेटा थोड़ा सा ध्यान से देख लेना क्या गलती करते हैं वो भी मैं बता दूंगा। 1s2 2s2 2p1, मेरा स्टेप्स मत छोड़ देना, बस हो गया पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा क्या था, गिवन कॉन्फ़िगरेशन को 3 हिस्सों में बांट लो, बाहर का सेल, एक अंदर का, और रिमेनिंग सबसे बाहर का सेल है सेकंड। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि सर ये रहा सबसे बाहर का, ये रहा एक अंदर का, और ये रहा 2 अंदर का। नहीं, अरे सबसे बाहर का सेल, सेल का मतलब है अगर दूसरे को सबसे बाहर का कह रहे हो तो ये भी तो दूसरा ही है सेल, इसलिए एन का मतलब ये पहला हिस्सा यहां से यहां तक का लेना बेटा। तो जो गलती होती है वो हमने बता दी। दूसरा पार्ट n-1, तो ये तो हो गया n और ये हो गया n-1, इसमें n-2 अभी है ही नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं है तो। अब 2 स्टेप कंप्लीट होने के बाद में एक इलेक्ट्रॉन कम करके बचे हुए यहीं पे लिखे तो 0 बचा पी में। फिर भी इसका जब सिग्मा निकालने बैठूंगा तो सबसे बाहर का सिग्मा 0.35 होता है, और इस वैल्यू को रखने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 0 मिला के बताना, 2, समझ गए ना, प्लस 0.85 इंटू 2। तो जो बारीकियां हैं, जो गलतियां होती है जहां पे, उन पर अपने को अवेयर रहना पड़ेगा। खैर इसमें बेटा जी ये देखो देखिए 2.4 आ जाएगा क्या, और जेड इफेक्टिव इक्वल टू देखना 5 माइनस 2.4 इक्वल टू 2.6 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो
कार्बन, कार्बन में मैं कहूंगा कि 1s2 2s2 2p2, मैं थोड़ा फास्ट हो जाता हूं, ये nth हो गया, ये n-1 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम किया तो एक बचा, सिग्मा कैलकुलेट करने गया तो 0.35 इलेक्ट्रॉन रखने वाले हो गए 2 और एक 3, प्लस 0.85 वैल्यू रखने वाले हो गए 2, तो ये बेटा जी देखना रहे, देखिए 2.75 आ रहा है क्या, और z इफेक्टिव इक्वल टू आप 6 माइनस 2.75 कर देना और देखना 3.25 आ रहा है क्या, ठीक है ना। और देखो अगला अगर मैं एग्जाम्पल यहां पे लूं तो अगला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं नाइट्रोजन का, ठीक है। देखिए जरा नाइट्रोजन, और इसका 7 होता है 1s2 2s2 2p3, थोड़ा फास्ट हो जाइए, है ना, और आपको प्रैक्टिस करनी है भाई। अब इसके दो पार्ट ही बनेंगे क्योंकि ये सेकंड है वो n है और ये n-1 है, कोई बात नहीं, n-2 नहीं बना तो अपन क्या करें, कईयों में बनेगा, कईयों में n-2 के बाद भी पीछे का पार्ट आएगा, तो मैंने कहा ना n n-1 और रिमेनिंग 3 पार्ट में डिवाइड कर देना, हो गया। एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो 3 में से कम किया तो यहां पे कितने बचे 2। स्टार्ट करें सिग्मा, सबसे बाहर का सिग्मा 0.35, इलेक्ट्रॉन बताओ 2 और 2 4, समझ रहे हो ना, प्लस n-1 में इलेक्ट्रॉन है 2 तो 0.85 इंटू 2, और देखना बेटा जी कितना आ रहा है, देखिए ये 3.1 आ जाएगा क्या, देखना, ठीक है। और यहां से z इफेक्टिव इक्वल टू आ जाएगा कितना, 7 माइनस 3.1 इक्वल टू 3.9, ठीक है। तो एक बात आपने देखी, एक बात आप देखना बेटा जी, आप क्या देखोगे कि यहां पे जैसे जैसे एक नोट डाल लो, आप ध्यान से देखें, लिथियम से लेके नाइट्रोजन तक आ जाओ, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ठीक है, बोरोन जेड इफेक्टिव कितना आया 2.6, फिर 3.25, फिर 3.9, क्या मैं कह सकता हूं, आप लिख लें, मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अरे एक पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, ये नोट कर लो बढ़िया से, आपके डेटा कह रहे हैं कि जब मैं एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, क्लियर, ओके, ठीक है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। नेक्स्ट वन में आ जाइए, अब मैं कुछ टॉप टू बॉटम भी जाके देख लूं ताकि एक कंक्लूजन और आ जाए, है ना, एक कंक्लूजन अपने सामने और आ जाए। लिथियम का आपने देख लिया डेटा, है ना, लिथियम का आपने डेटा देख लिया, इसके बाद में सोडियम देख लेते हैं, लिथियम के जस्ट नीचे सोडियम आता है, स्टार्ट करें, सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, अपने स्टेप्स कभी मत छोड़ना, पहला स्टेप कंप्लीट। अब इस गिवन कॉन्फ़िगरेशन के 3 हिस्से कर लो, 3 हिस्से करने का मतलब सबसे बाहर का सेल n, एक अंदर वाला ये यहां तक n-1, क्योंकि 2 का मतलब है पूरा, और ये बेटा जी थर्ड पार्ट हो गया रिमेनिंग, इस तरह से करने थे 3 पार्ट। फिर क्या कहा, सबसे बाहर का एक इलेक्ट्रॉन कम करके बचे हुए लिख दो, वहां पे लिख दिए, सिग्मा बोलिए, सबसे बाहर का होता है 0.35 लेकिन वहां इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0, कोई बात नहीं, 0.85 वैल्यू रखने वाले इलेक्ट्रॉन हो गए 6 + 2 8, प्लस अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का सिग्मा होता है 1 और वहां इलेक्ट्रॉन है 2। आप देखो बेटा जी कितना आ रहा है, आप देखोगे ये तो 0 हो गया, ये हो गया 6.80 + 2, तो ये आ गया 8.8, और अब आप इसमें से z इफेक्टिव जो फाइंड आउट कर रहे होगे तो 11 - 8.8, ठीक है ना, तो ये 2.2 आएगा बेटा जी, ठीक है। तुम देखोगे कि लिथियम से थोड़ा सा बड़ा है,
लिथियम से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है सोडियम में। लेकिन अगला एग्जांपल लो, सोडियम के जस्ट बाद में आता है पोटेशियम। कितना है? 19। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19, ठीक है 19। वही तरीका रहेगा, फोर्थ सेल पूरा का पूरा n माना जाएगा, तो थर्ड को क्या मान लो? n-1 और रिमेनिंग को क्या मान लो? ये लो रिमेनिंग हो गए। 3 पार्ट हो गए। अभी रुको, एक स्टेप और बच गया। क्या? सबसे बाहर का एक इलेक्ट्रॉन कम करके बचे हुए लिख दो तो 0। अब सिग्मा कैलकुलेट करने जाओ तो 0.35 वैल्यू रखने वाले इलेक्ट्रॉन है 0, 0.85 वैल्यू रखने वाले इलेक्ट्रॉन है 6 2 8, और बेटा जी 1.0 यानी 1 वैल्यू रखने वाले इलेक्ट्रॉन इस बार ज्यादा है 6 2 8 और 2 10। ठीक है, तो ये देखिए वैल्यूज कितनी आ गई, ये देखना, देखें 16.8 आ रही है। और यहां से जब आप जेड इफेक्टिव निकालने जाओगे तो 19 माइनस 16.8 कितनी आ गई भैया? ये भी 2.2 ही आ रही है रे। तुम कहोगे सर ये क्या बात हुई, ये भी 2.2, कौन? सोडियम भी 2.2 और पोटेशियम भी 2.2। क्या टॉप टू बॉटम जाने पर ऑलमोस्ट जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है? अभी नहीं, एक और चेक कर लेते हैं, है ना। इसी के जस्ट नीचे जो आ रहा है उसका और चेक कर लेते हैं, फिर किसी कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, है ना। तो बेटा जी पोटेशियम के जस्ट नीचे रुबिडियम, एटॉमिक नंबर 37, स्टार्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 और 5s1। आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो एक बार, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30 और 6 36 और 1 37। ठीक है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अभी मेरी एक एक्स्ट्रा राय और मान लेना, अब आप एक चीज एक्स्ट्रा और होगी। अब तुम कहोगे सर कौन सी? आपको जब ये कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन भरते टाइम पे तो एनर्जी का ऑर्डर यही है, लेकिन जब मैं कैलकुलेशन करने जाऊंगा तो मैं एक मॉडिफिकेशन कर लूंगा। वो क्या कि एक ही सेल के सब सेल्स को उठा के एक जगह ही रख दूंगा। जैसे तीसरा सेल है भाई, फर्स्ट सेल सेकंड सेल, अब तीसरा ये और ये बीच में फोर्थ आ गया, तो थर्ड सेल वालों को एक जगह ही ले आओ, उठा के ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस 3d10 को पीछे ले आओ, यहां पे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। इससे क्या फायदा होगा कि एक ही सेल वाले एक जगह हो गए। ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि जो सिग्मा की वैल्यू है ना, ये आगे पीछे की बजाय सेल पर डिपेंड करती है। ये मॉडिफिकेशन समझ में आ गया? ये अपन ने अपनी सुविधा के लिए किया है। ऐसा नहीं है कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप होने का तरीका बदल गया, क्या? नहीं, हमने किया है ऐसा ताकि हमारी कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। अब वही तरीका, सबसे पहले nth सेल कौन सा है? ये रहा, पांचवा सेल nth है, तो चौथा सेल पूरा का पूरा क्या हो गया? n-1, और ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा? रिमेनिंग, रिमेनिंग बचा हुआ। ये था 3 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब। अब समझ में आया? अब लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो यहां पे 0 बचा। बेटा जी सिग्मा की वैल्यू सबसे बाहर वाले के लिए 0.35 इंटू 0, 0.85 वाले इलेक्ट्रॉन है वही 6 और 2 8, और एक वैल्यू रखने वाले इलेक्ट्रॉन इस बार है 10 6 16 2 18 और 6 24 2 26 और 2 28 28। पता है बेटा जी ये कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 34.8। ठीक है ना। और अब आप जब जेड इफेक्टिव निकालने जाओगे तो 37 माइनस 34.8, एक बार फिर से देखिए, ये भी 2.2 ही आ रही है। ठीक है ना, क्योंकि 2.2 का मतलब ये रही। अब आप क्या कहोगे कि सर सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, इवन सीजियम चेक कर लेना घर पे,
वो भी 2.2 ही आएगा। तो इससे क्या पता चला, एक नोट फिर से लिख लो बेटा जी, कि जब आप एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे, मूविंग यानी जाना, टॉप टू बॉटम मींस ऊपर से नीचे, इन ए ग्रुप मतलब एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हो, देन तो फिर क्या होगा, जेड इफेक्टिव रिमेन, जेड इफेक्टिव बना रहेगा। क्या बना रहेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अरे ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना रहेगा, ऑलमोस्ट इसलिए बोल दिया क्योंकि लिथियम थोड़ा अलग आ गया, बाकी ऊपर से नीचे ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ये हमने डेटा वाइज प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये बात हुई जेड इफेक्टिव के कैलकुलेशन की। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां मैंने जेड इफेक्टिव और सिग्मा किस पर निकाला है, अगले ने कहा नहीं है, फिर भी हमने सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्टिव कैलकुलेट किया, सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा कैलकुलेट किया। ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन या तो एनएस है या फिर एनपी है, आप चाहे अब तक के एग्जांपल्स में देख लो। तो ये ए कैटेगरी है कि एनएस और एनपी मतलब सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा निकालना हो तो तरीका हो गया, क्लियर। और यही पूछा जाता है। लेकिन एक कैटेगरी और भी लेऊंगा मैं, कौन सी, देखते हैं। इसके बाद में इसकी मैंने कहा कि ए कैटेगरी अपन ने देख ली। अब देखिए बी, अगर अपन बात करें बी की, तो कई बार अपने को किस पर पूछता है, n-1d या n-2f। वो रियल में तो n-1d और n-2f होंगे इलेक्ट्रॉनों पर सिग्मा ज्ञात करना हो। कई जगह इसको मैं ND-NF भी लिख दूंगा, ND या NF इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि जिन पर अपने को सिग्मा कैलकुलेट करना है, ज्ञात करना है, अपने को तो उनसे मतलब है, उसके आगे वालों से कोई मतलब ही नहीं है। समझ रहे हो ना बेटा जी। इसलिए बहुत सारी जगह ND-NF इलेक्ट्रॉनों पर सिग्मा ज्ञात करना, तो भी बात वही है। ऊपर वाली बात इसलिए लिखी क्योंकि डी आमतौर पर कहां फिलअप होता है, एक अंदर वाले में, और एफ कहां, दो अंदर वाले में, इसलिए लिखा। लेकिन अपने को ND-NF के लिए भी यही बात करनी है, ठीक है। यानी किसी डी इलेक्ट्रॉन के लिए या एफ के लिए बात करें ना, तब तुम ये तरीका काम में लेना। अब इसमें क्या रूल है तो सुनो, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझना है। रूल बाद में लिखवाऊंगा, एक क्वेश्चन पहले करवाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा, जिंक में पूछा क्या है, 3D इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा व जेड इफेक्टिव ज्ञात करो, ऐसा पूछ लिया है। तो भैया जिंक का विन्यास बताओ मुझे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले मैंने क्या स्टेप बताए, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, फिर इसे 3 हिस्सों में बांटते थे, याद है तो, है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा रूल अलग हो जाएगा, जिंक का 30 है, उसके हिसाब से विन्यास बोलो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3d10 बाद में भरता है, लेकिन उठा के पहले लिख देता हूं, 3d10 और 4s2 बाहर है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है। लेकिन इसने क्या पूछ लिया, कि इसने पूछ लिया 3D इलेक्ट्रॉन पर ज्ञात करके बताओ मुझे। तो आमतौर पर पूछता जिंक का ज्ञात करो, तब तो बिना कही मैं किस पर ज्ञात करता, 4s पर धक्का ज्ञात करता। लेकिन इसने चला के कहा है कि नहीं, इस इलेक्ट्रॉन पर ज्ञात करके बताओ, 3D इलेक्ट्रॉन पर ज्ञात करके बताओ। तो तुम मुझे एक बात बता दो बस, कि जब 10 आदमी लाइन में खड़े हो और मैं कहता हूं कि यार 3 नंबर के आदमी पर कितना धक्का लग रहा है ये बताओ, तो बेटा जी 3 नंबर के आदमी पर जब धक्का लगाना है, निकालना है, तो इससे आगे वालों का धक्का तो 0 हुआ कि नहीं हुआ। अरे 3 नंबर का मतलब हो गया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो इससे जस्ट वाले 2 आगे वाले, उनका तो धक्का लगेगा ही नहीं ना। हाँ, पीछे वालों को जरूर लगेगा, वही रूल यहां लगा दो। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि रूल क्या है, इस स्थिति में उस उपकोष
के बाहर के सभी इलेक्ट्रॉनों का सिग्मा 0 होगा। मैंने समझाया ना कि भाई 3 नंबर 4 नंबर के आदमी पर धक्का निकालना है तो आगे वालों का धक्का तो 0 हो गया। तो इसका मतलब है 3D इलेक्ट्रॉन पर पूछा है तो 4s को तो हटाई दो, चाहे उसका सिग्मा तो क्या हो गया 0। समझते भी जाना, क्योंकि इसीलिए एग्जाम्पल साथ में लिया है। ठीक है, अब बेटा जी क्या है कि जब 3D पर धक्का निकालना है, 3D पर धक्का निकालना है, 10 इलेक्ट्रॉन है 3D में, उनमें से एक तो धक्का खाने के लिए भी तो चाहिएगा। तुम कहोगे बिल्कुल चाहिएगा सर, तो धक्का खाने के लिए एक चाहिएगा, तो इन 10 में से बच कितने से गए 9, जो अपने को रिपल्सन लगाएंगे। समझ गए ना? तो अब सुनना, उसी उपकोष के शेष इलेक्ट्रॉनों का सिग्मा बराबर आपको मानना है 0.35। इसका मतलब है ये जो 9 इलेक्ट्रॉन है इनका सिग्मा कितना मानूंगा 0.35 इलेक्ट्रॉन मानूंगा। उसी उपकोष के शेष बचे, लैंग्वेज की तरफ ध्यान देना, रिप्लाई भी कर रहा हूं। और अब बच गए अंदर वाले शेष आंतरिक सभी इलेक्ट्रॉनों का सिग्मा 1.0 मान लेना, तो इनका 1.0 मानना। तो यहां से बेटा जी जब मैं सिग्मा ज्ञात करने जाऊंगा तो ये छोड़ो, 0.35 वाले कितने हैं 9 है, और एक मान रखने वाले कितने हैं 6 2 8 6 14 2 16 और 2 18। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा रे, ये 3.15 यहां से और 18 यहां से, तो ये आ गया 21.15। ये तो सिग्मा आया है, तो जेड इफेक्टिव बताना हो तो कितना 30 माइनस 21.15, तो बेटा जी 8.85 आ जाएगा। ये लो जी रियल हो गया, बात पल्ले पड़ी ना। तो ये बी कैटेगरी ऐसी थी जिसका रूल आपके सामने है कि एनडी और एनएफ का पूछे तो उसी उपकोष से बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों का 0, उसी का एक कम कर दो, शेष का 0.35, और अब अंदर वालों का 1। ये रूल हो गया। और इसी के साथ में ये जेड इफेक्टिव जो कि पहली प्रॉपर्टी थी वो पूरी हुई बेटा जी, जिसका निष्कर्ष क्या था कि लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ऊपर से नीचे ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है लगभग। बाएं से दाएं क्या होता है जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ऊपर से नीचे एक वर्ग में जाएंगे तो लगभग नियत रहेगा। ठीक है, और एनडीएनएफ का पूछे तो थोड़ी सावधानी रखनी है। इसी क्वेश्चन में एक चीज और सुन लेना, कोई पूछता जिंक का जेड इफेक्टिव बताओ, जिंक का सिग्मा बताओ, तब ये नियम नहीं लगाता रहे, तब मैं 4s पर निकालता और सामान्य नियम जो थे वो लगा लेता। अब आप कहीं नहीं अटकोगे, आप क्वेश्चन करो बेझिझक।